फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पैप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन. नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन. नेक्स्ट है ट्रिप्सिन, पैप्सिन एंड रेनिन. If anyone knows its answer, then answer in the chat box or try to answer. क्या क्या कंटेन करता है आपका गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक, जैसे गैस्ट्रिक वर्ड हमारा स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है. तो एक स्टूडेंट ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, यस राइट, गुड. जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपका कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है? पैप्सिन कंटेन करता है, लाइपेज कंटेन करता है और रेनिन कंटेन करता है. गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स योर पैप्सिन, इट कंटेन्स योर लाइपेज, इट कंटेन्स योर रेनिन. ठीक है. अच्छा, इसमें से बताएंगे फैट की डाइजेशन के लिए किसका रोल होता है, पैप्सिन का या लाइपेज का? डाइजेशन ऑफ फैट्स में किसका रोल होता है, पैप्सिन का या लाइपेज का? जो हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेंगे अभी, ठीक है. तो वन वर्ड क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा. तो आप मैक्सिमम कोशिश करेंगे इंटरेक्शन करने की साथ में. यस, बिल्कुल सही है, लाइपेज, गुड. लाइपेज, लाइपेज का रोल होता है फैट की डाइजेशन के लिए, ठीक है. और मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन के लिए किसका रोल होता है इनमें से? जो मिल्क प्रोटीन होती है केजिन, है ना, फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केजिन किसका रोल होता है इनमें से? पैप्सिन का, लाइपेज का या रेनिन का? रेनिन का रोल होता है. ओके ग्रेट, रेनिन का रोल होता है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू. सक्कस एंटेरिकस किसको नाम दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है जंक्शन बिटवीन द इलियम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस. नेक्स्ट है स्वेलिंग इन द गट. नेक्स्ट है अपेंडिक्स. सक्कस एंटेरिकस किसको बोला जाता है, किसको नाम दिया गया है? यस, किसी को पता है तो बताइए जल्दी. सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू. सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है हमारे इंटेस्टाइनल जूस को. बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. इंटेस्टाइनल जूस है ना, इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस. ये आपकी जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो बुक है ना 11th क्लास की, उसमें भी दिया गया है. तो सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. तो बताइए जल्दी से, बिली रूबिन और बिली वर्डिन किसके साथ मैच करेगा? बिली रूबिन और बिली वर्डिन किसके साथ मैच करेगा आपका, इसमें से बताएंगे. पैरोटिड के साथ करेगा, बाइल के साथ करेगा, लाइपेज के साथ करेगा या अमाइलेज के साथ करेगा? बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन मैच विद योर बाइल. ठीक है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च किसके साथ मैच करेगा? पैरोटिड के साथ, बाइल के साथ, लाइपेज के साथ या अमाइलेज के साथ? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च will match with parotid, it will match with bile, it will match with lipase or it will match with amylases. Hydrolysis of starch will match with, ओके बिल्कुल सही है, अमाइलेज. स्लाइवरी अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि सहायता करता है स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के लिए, स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए. ठीक है. डाइजेशन ऑफ फैट, ये अभी अभी आपको बताया था, लाइपेज है ना. और स्लाइवरी ग्लैंड विल मैच विद द पैरोटिड. पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड जो कि आपकी लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है. पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड जो कि हमारी क्या है, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है. सो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन विल मैच विद योर बाइल. हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विल मैच विद अमाइलेज. डाइजेशन ऑफ फैट विल मैच विद लाइपेज. देन स्लाइवरी ग्लैंड विल मैच विद योर पैरोटिड.
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, पहले आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन और खुद से आंसर सोचने की कोशिश करेंगे, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन है, व्हाई आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक? जो आपके विलाई होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में ही क्यों पाए जाते हैं, या आपके स्टमक में क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले मुझे ये बताइए चैट में, अगर किसी को पता है कि विलाई का रोल जो है किस चीज के लिए होता है और विलाई होते क्या हैं। व्हाट आर विलाई, और विलाई का रोल किस चीज के लिए होता है। देन उसके बाद हम आंसर करेंगे कि विलाई आपके इंटेस्टाइन में ही क्यों पाए जाते हैं, स्टमक में ये क्यों नहीं है। बिकॉज टू, एक स्टूडेंट का आंसर आया, बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यस, ग्रेट, बिल्कुल सही आपने बताया। जो हमारे विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, तो आंसर हम इसका देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आंसर कैसे हम इसका देंगे। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ विलाई। विलाई हमारे क्या हुए, यहाँ पे कुछ आप समझ लो कुछ प्रोजेक्शंस हैं, है ना। तो ये जो विलाई हैं ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं, ट्यूबुलर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं यू कैन से। ठीक है, वो क्या करते हैं, दे कॉजेज एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर द फर्दर efficient absorption of food, for the further efficient absorption of food. Since the absorption of food mainly occurs in the small intestine, हम जानते हैं कि हम जो भी अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं उसमें से अगर हम देखें तो मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो इसीलिए विलाई इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक, एंड नॉट इन द स्टमक, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में ही होती है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है, सो दैट सिंपली मीन्स कि हमारा जो है क्या होगा, ये आपके स्टमक में जो है प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में तो नहीं होती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इन दिस वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पैप्सिनोजन चेंज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। यस, सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, जिन भी एंजाइम्स के लास्ट में जन आता है, GEN, तो मतलब वो हमारा जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब जब ये आपका एक्टिवेट होगा तभी ये अपना काम करेगा। तो जब पैप्सिनोजन जो है हमारा, ये जो पैप्सिनोजन है जब ये आपका पैप्सिन में बदलेगा, ठीक है, तभी ये अपना काम जो है करेगा, व्हेन इट विल चेंज इनटू द पैप्सिन। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पैप्सिनोजन जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होता है। दिस इज योर क्वेश्चन। बाइपेप्टाइडेज। देखो क्या होता है, इसका आंसर आप कैसे देंगे। सबसे पहले जो आपका पैप्सिनोजन है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पैप्सिनोजन जो है दैट इज एक्यूमुलेटेड इन द स्टमक वॉल्स एंड इज ए प्रीकर्सर ऑफ पैप्सिन। ये आपका प्रीकर्सर है पैप्सिन के लिए, है ना, प्रीकर्सर है पैप्सिन के लिए। प्रीकर्सर है पैप्सिन के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि आगे जाके जो है यही आपका क्या देगा, पैप्सिन देगा, है ना, क्योंकि पैप्सिनोजन आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, आगे जाके जो है यही आपको क्या देगा, पैप्सिन देगा, राइट। सो पैप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द पैप्सिन बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पैप्सिनोजन को अगर पैप्सिन में बदलना है तो ये जो है बदलेगा कैसे, बाय द एक्शन, ये इसमें इंपॉर्टेंट जो है आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, किसकी एक्शन से, HCl इसके लिए सहायता करेगा, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ HCl, मेन इसका ये है, नोट कर लीजिए। हैंस द एक्टिवेटेड फॉर्म,
हैंस द एक्टिवेटेड फॉर्म, तो जो आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म मिलेगी उस एक्टिवेटेड फॉर्म को आप बोलोगे पैप्सिन। ठीक है, तो पैप्सिनोजन, उसके बाद आप ऐसे लिखोगे प्रॉपरली एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करके एक चार्ट की फॉर्मेट में, लाइक पैप्सिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है, पैप्सिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये जो है आपका बदलेगा किसमें, पैप्सिन में। फिर आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, देखो जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें जो भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो या मैक्सिमम आप कोशिश करो कि उनको बॉक्स के अंदर एनक्लोज करो, टेबुलर फॉर्म में लिखो। इस तरीके से पैप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में। अब जो इनएक्टिव जो पेप्टाइड है यहाँ पे, वो यहाँ से जो है बाहर आ गया, इनएक्टिव जो पेप्टाइड है वो बाहर आ गया, तभी जो है ये हमारा पैप्सिन में बदलेगा। और कौन सहायता कर रहा है, हमारा HCl इसके लिए हेल्प करेगा। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? क्या आप लोग लेयर्स के नाम बता सकते हो? कैन यू टेल द नेम्स ऑफ द बेसिक लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसकी जो आपकी बेसिक जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो आपकी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखो, जो आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, 11th 12th क्लास की, उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहते हैं, सबसे पहले तो आप उनको सॉल्व करो, तो उससे आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे यहाँ पे भी मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए क्लास में भी मैं वही आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा आपको अच्छे से जब भी आप क्लास अटेंड करें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ और रिवीजन करने की कोशिश करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, एंड PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिक लेयर्स ऑफ द, और जो भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जैसे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो जैसे एग्जाम में रिकॉल करते हैं, वैसे ही ड्यूरिंग दीज क्वेश्चंस आल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दैट। व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? यस, लेयर्स के नाम कोई बता सकता है तो बताएंगे जल्दी चैट में। थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव होगा भी आपको और आपको हेल्पफुल रहेगा। तो एक स्टूडेंट ने बताया है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स के नाम बताने हैं आपको। एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स के नाम देखो, डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आई होप आपने पहले कभी देखा होगा या पढ़ा होगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी भी खोल के देखेंगे 11th क्लास की, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, और भी आपको ये सभी बुक्स में मिल जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स कौन कौन सी होती हैं, नोट इट डाउन। सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। और कई बार ना MCQ में जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन लाइक रीअरेंज करने के लिए भी पूछ लेते हैं कि बताओ आउटर से इनर मोस्ट की तरफ कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो देखो, आउटर मोस्ट लेयर आपकी क्या है, यहाँ पे सिरोसा है, आउटर मोस्ट लेयर आपकी सिरोसा है। देन आपके पास जो है उससे अंदर वाली जो लेयर है वो आपकी मस्कुलरिस लेयर है, ठीक है, अंदर वाली लेयर मस्कुलरिस लेयर है। देन आपके पास जो है कौन सी लेयर आ जाती है, सब म्यूकोसा लेयर आ जाती है। देन आती है म्यूकोसा लेयर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अभी अभी ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइम से ज्वाइन करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है, देखिए, व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेसिक लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं, वो बेसिक लेयर्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी सीरोसा, ठीक है, नोट इट डाउन, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। तो कई बार जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि रीअरेंज करिए कि जैसे MCQ में आ जाता है कि आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ कौन कौन सी लेयर्स हैं, राइट। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी सिरोसा है, और इनर मोस्ट लेयर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इनर मोस्ट में तो हमारा यही है, ल्यूमन है, ठीक है, और उससे पहले कौन सी लेयर है, म्यूकोसा। तो कैसे बनेगा आपका सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। जब भी आप क्लास कर रहे हैं ना, तो
आपको एक्टिव रहना है, मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको नोट डाउन करो, और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका आंसर पहले खुद से रिकैप्चुलेट करो अपने माइंड में, ठीक है, तभी बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज यू हैव टू मतलब मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। सो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड ल्यूमन, ठीक है, इस तरीके से हमारी लेयर्स आ जाती हैं। आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब आपको सब्जेक्टिव में इसका आंसर देना है तो आप एक तो देखो डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है, बताएंगे कि हाँ जी ये लेयर्स हैं। अब उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना भी पड़ेगा, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप करेंगे सॉल्व तो आपको उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। तो सिरोसा के बारे में आप क्या बताओगे? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फाइन लेयर ऑफ द सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। ये कौन से जो सेल्स हैं वो कंसिस्ट करती है? तो फाइन लेयर ऑफ, इसमें क्या होते हैं? एपिथेलियल। कैसे सेल्स? वो भी सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जो सिरोसा है दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए फाइन लेयर ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स विद ए फ्यू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। देखो दो चीजें होंगी, एक तो फाइन लेयर ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या होगा? नेक्स्ट इसमें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो फाइन लेयर ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स है और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यूज है। नेक्स्ट मस्कुलरिस। मस्कुलरिस आपके पास क्या है? इट इज ए लेयर ऑफ थिन स्मूथ मसल्स दैट इज अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये आपके पास लेयर है किसकी? थिन स्मूथ मसल्स की। अब नाम से ही पता लग रहा है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि यहाँ पे आपके पास ये जो लेयर होगी, ये लेयर किसकी होगी? ये लेयर होगी आपके स्मूथ मसल्स की, ठीक है, थिन स्मूथ मसल्स दैट इज अरेंज्ड। अब मस्कुलरिस में हमारे पास दो लेयर्स आती हैं, एक तो हमारी आती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, दूसरी हमारी आती है सर्कुलर। एक आती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी आती है सर्कुलर। अब कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनर जो है कौन सी है? इनर जो है हमारी सर्कुलर है या इनर जो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एक निमोनिक है जो आपको माइंड में रखना है, दैट इज आईसी। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखने के लिए बता रही हूँ। सो आई फॉर इनर लेयर, सी फॉर सर्कुलर। आई होप ये आपके माइंड में फिट हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे। आई फॉर इनर एंड सी फॉर सर्कुलर, आई फॉर इनर एंड सी फॉर सर्कुलर, ठीक है। और आउटर लेयर जो है यहाँ पे कौन सी है? आउटर लेयर को मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल लेयर। आउटर लेयर को क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो कैसे बोलेंगे? इट इज द लेयर ऑफ द थिन स्मूथ मसल्स, ठीक है, दैट इज अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड एन इनर लेयर दैट इज सर्कुलर, एंड एन इनर लेयर दैट इज सर्कुलर, ठीक है। देखो आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लास अटेंड करने का तभी फायदा है अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे क्लास में, ठीक है। समझने की कोशिश करनी है, दैट मीन्स मतलब जैसे जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि बाद में इसको कर लेंगे। इसीलिए मैं एक चीज़ दो दो बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, कि क्लास के टाइम में ही आपके माइंड में एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में इसका टेबुलर फॉर्म में नोट्स भी बनाते चलना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब म्यूकोसा के बारे में। सो इट इज ए लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। देखो ये जो सब म्यूकोजा, इसमें आप क्या लिखोगे? ये आपकी लेयर है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। ये जो सब म्यूकोजा है ये कंटेन करती है कुछ चीजों को, जैसे कि अब देखो एमसीक्यू भी यहाँ से तैयार हो गया। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऐसी कौन सी लेयर है जो कि आपकी लिम्फ वेजल्स को कंटेन करती है, जो कि आपकी नर्व्स को कंटेन करती है, जो ब्लड को कंटेन करती है, तो आप आंसर क्या दोगे? सब म्यूकोसा। क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर कंटेन द लिम्फ वेजल्स, नर्व्स एंड ब्लड, सो विच लेयर कंटेन दिस ऑल? सब म्यूकोसा लेयर। सो सब म्यूकोसा क्या है? इट इज ए लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या क्या कंटेन करती है? लिम्फ वेजल्स, नर्व्स एंड ब्लड एंड योर ब्लड वेजल्स, है ना, और ब्लड वेजल्स। द सब म्यूकोसा सपोर्ट्स द म्यूकोसा। देखो नाम से ही पता लग रहा है सब म्यूकोसा, तो यानी कि ये जो आपके पास सब म्यूकोसा है ये म्यूकोसा को सपोर्ट करेगा एक तरीके से। तो ये आपके पास क्या है? इट इज ए लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर्स कंटेन करती है? लिम्फ वेजल्स को, ब्लड वेजल्स को, नर्व्स को, तो आंसर विल बी सब म्यूकोसा।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। सीक्वेंस में याद रखने हैं। नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी? म्यूकोसा। ठीक है, सबसे पहले हमारी देखो कौन सी आई? सीरोसा, देन आई मस्कुलरिस, देन आई सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। म्यूकोसा आपके पास इनर मोस्ट लाइनिंग है, ठीक है, ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इनर मोस्ट लाइनिंग कौन सी है? एमसीक्यू क्वेश्चन। सब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है म्यूकोसा। ठीक है, एक क्वेश्चन सब म्यूकोसा वाला हमारा बना, दैट इज लिम्फ वेजल्स, नर्व्स और ब्लड वेजल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या लगेगा? सब म्यूकोसा। So which is the innermost lining of the lumen of the alimentary canal? That is your mucosa, which is chiefly involved in the process of absorption and secretion. अच्छा, मेनली रोल किसका है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के प्रोसेस के लिए? ठीक है, म्यूकोसा का है। इसको ऐसे याद रखना कि जो आपके पास इनर मोस्ट लाइनिंग बना रहा है, जो आपका इनर मोस्ट लाइनिंग बना रहा है, वही आपका जो है चीफली इन्वॉल्व होगा किसमें? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के प्रोसेस में। सो एक बार जो है रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सीरोसा। अच्छा, आप लोग चैट में बताते चलेंगे, अब तभी हमारा इंटरेक्टिव होगा सेशन और आप लोगों को याद भी होगा। सीरोसा के बारे में हमने पढ़ा सबसे पहले, देन मस्कुलरिस पढ़ा। आप मुझे बताएंगे कि हमने ये जो जितनी भी लेयर्स थी ना, इसमें से हमने कहाँ पर बात की लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की? ये जो भी लेयर्स थी इनमें से हमने ऐसी कौन सी लेयर थी जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की बात की? सब लोग आंसर करेंगे, एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, सब लोग आंसर करेंगे तभी बेनिफिशियल है। ओके, अच्छा, हाँ जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? मस्कुलरिस, है ना, मस्कुलरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें हमने पढ़ा जो कि आपकी लेयर है लूज कनेक्टिव टिश्यू की और कंटेन करती है लिम्फ वेजल्स को, नर्व्स को और ब्लड वेजल्स को? यस, सब म्यूकोसा। नयाजुम ने हैंड रेज किया है। यस नयाजुम जी, आप आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके बता सकते हैं। सब म्यूकोसा इज द आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर बताइए, इनर मोस्ट लाइनिंग कौन सी है ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की? इनर मोस्ट लाइनिंग कौन बनाता है ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की? इनर मोस्ट लाइनिंग म्यूकोसा बनाता है, बिल्कुल सही है, म्यूकोसा बनाता है। ठीक है, तो चलो आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी लेयर्स थी जिसमें हमने पढ़ा दैट कंसिस्ट ऑफ ए फाइन लेयर ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स? कौन सी लेयर है विच कंसिस्ट ऑफ ए फाइन लेयर ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स? कहाँ पे पढ़ा हमने ये वाली चीज? चलो ठीक है, सिरोसा बिल्कुल सही है। गुड वाइब्स ने भी आंसर सही दिया, सिरोसा। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका, हमेशा आपको जब भी पढ़ना है तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसमें से आप देखो कि हाँ जी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा एक्टिव होके एक्टिवली उसमें से एनालिसिस करो। ऑलवेज जब भी कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि हाँ जी
अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो अब हमने क्वेश्चन मान लो पढ़ लिया कि हाँ जी इसका ये आंसर बनेगा, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट ना, आपको उसके बाद थोड़ा सा उसका एनालिसिस करो इस टाइप से कि हाँ जी ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे आपको जो है इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके माइंड में भी अच्छे से वो फिट हो जाती है चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स? कैसे हेल्प करता है बाइल डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए? अगर कोई बता सकता है तो बताइए। आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हैं अपना आंसर, ठीक है, तभी आपकी क्लास गूगल मीट पे मैं ले रही हूँ, बिकॉज क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव हो, आप लोग बात भी कर पाए, माइक ऑन करके बता सकते हैं, नो इशू। न्यूट्रलाइज HCl। देखो बाइल आपका कैसे हेल्प करेगा, या इसका आंसर देखो क्या बनेगा, जो इसका प्रॉपर जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हाउ डज बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखो इसमें आप बोलेंगे पॉइंट पॉइंट में, सारे पॉइंट्स आप एक बार ध्यान से समझिए। बाइल ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट्स, इट इज ए डाइजेस्टिव जूस। सबसे पहले बाइल है क्या आपका, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सबको पता है। और सबको पता है कि बाइल जो है चलो प्रोड्यूस लीवर ने कर दिया, लेकिन बाइल जो है वो एक्यूमुलेट कहाँ पर होगा, बाइल हमारा स्टोर कहाँ पर होता है, तो बाइल हमारा एक्यूमुलेट या स्टोर कहाँ पर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में ये स्टोर या एक्यूमुलेट होता है। क्लियर? जो बाइल जूस है वो कंटेन करता है, जो बाइल जूस है वो कंटेन करता है बाइल सॉल्ट्स को। बाइल सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि बिलीवर्डिन, जैसे कि बिलीरुबिन। ठीक है, बाइल जूस जो है क्या कंटेन करता है, बाइल जूस कंटेन करता है बाइल सॉल्ट्स को। बाइल सॉल्ट्स के नाम देख लो यहाँ पे क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, विच डिसइंटीग्रेट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो है क्या करेंगे, हमारे ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि बाइल जूस कंटेन करता था, वो क्या करेंगे, वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ देंगे किसी चीज को, किसको, जो लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं हमारे, उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। जो आपके लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको किस में तोड़ेंगे, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट देम ऑन इजीली। इससे क्या होगा, अब इससे क्या फायदा होगा ये सोचो, जब आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, देखो अब एक तो है बहुत बड़े बड़े आपके पास फैट ग्लोब्यूल्स हैं, एक कंडीशन तो ये है पहली। ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो है वो छोटे उसमें पार्ट्स में टूट चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं अब उसके ऊपर जो है आसानी से एक्ट करेंगे। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर पीसेस में किसी चीज को ब्रेक करना या डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, सो दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर fat globules. So the bile juice is also known to make the medium alkaline and to activate the lipase. अच्छा, बाइल जूस का और क्या रोल है, बाइल जूस का एक और बहुत अच्छा रोल आता है कि ये जो आपका लाइपेज है, लाइपेज का रोल किसमें था, अभी अभी हमने पढ़ा, सोचो फैट की डाइजेशन के लिए रोल था, आप लोगों ने अभी अभी बताया। ठीक है, तो जो बाइल जूस है वो आपके मीडियम को अल्केलाइन भी करेगा। अब जूस है ना, लिक्विड है कुछ, तो मीडियम को तो अल्केलाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो लाइपेज है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब लाइपेज एक्टिवेट होगा, तो जब लाइपेज एक्टिवेट हुआ तो मतलब लाइपेज अपना काम करेगा। कोई चीज अगर एक्टिव हुई तो मतलब वो अपना काम करेगी। ठीक है, तो मतलब फिर जाके आपका जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा।
आई होप यू गॉट दिस। एक बार मैं फिर से रीड आउट करती हूँ कैसे लिखना है। बाइल ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट इज a digestive juice that is produced by the liver and accumulated in the gallbladder. The bile juice contains the bile salts such as bilirubin and biliverdin, which disintegrates large fat globules into the smaller globules for pancreatic enzymes to act on them easily. This phenomena is termed as emulsification of fats. The bile juice is also known to make the medium alkaline and to activate the lipase. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है? लग रहा है कि क्लास के टाइम में ही सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है और याद हो रहा है? बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या रोल होता है पैनक्रियाटिक जूस का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए? व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स? देखो, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, वो आपका कंसिस्ट करता है बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को। एंजाइम्स को कंटेन करता है, और वो एंजाइम्स भी आपके कैसे हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, टू नेम ए फ्यू, जैसे कि कुछ अगर हम बताएं नाम कुछ एंजाइम्स के, तो हम बता सकते हैं जैसे कि कीमोट्रिप्सिनोजन। कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया आपका ट्रिप्सिनोजन हो गया आपका। नेक्स्ट आता है प्रो कार्बोक्सी पैक्टाइडेज हो गया आपका। लाइपेजेस हो गए, न्यूक्लियसेस हो गए आपके, अमाइलेजेस हो गए। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस जो है सेवरल इनएक्टिव एंजाइम्स को कंसिस्ट करता है, जैसे कि कीमोट्रिप्सिनोजन, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, एक हो गया देखो काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, एक तो आपको याद हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन, दूसरा आप टी से याद रख लो, ट्रिप्सिनोजन याद रख लो। ठीक है, एक आपका हो गया प्रो कार्बोक्सी पैक्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पैक्टाइडेज। ठीक है, इसको याद रख लो पल से, पाल से या पल से। पी फॉर प्रो कार्बोक्सी पैक्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज। ठीक है, एक हो गया प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज, एक हो गया आपका अमाइलेज, एक क्या हो गया लाइपेज, पाल याद हो गया पाल। ठीक है, देन आपको न्यूक्लियस एक्स्ट्रा याद कर लो। ठीक है, देन न्यूक्लियस एक्स्ट्रा याद कर लो, या फिर ऐसे याद रख लो पैन लो, मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि पैन लो। पी फॉर प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज, ए फॉर अमाइलेज, क्लियर है। एन फॉर न्यूक्लियस, लो से, एल से क्या बनेगा लाइपेज। ठीक है, एक तो आपने पहले याद किया देखो क्लास टेस्ट, सी से काइमोट्रिप्सिनोजन, टी से ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, देन पैन से आपने क्या याद किया? पी से प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज, ए से क्या याद किया? अमाइलेज, एन से याद कर लेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, लो के एल से याद कर लेंगे लाइपेज। क्लियर है, तो ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट है? कीमोट्रिप्सिनोजन के, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज, ये सारे पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनका जो है एक क्रूशियल रोल है किस चीज के लिए? प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। ठीक है, सो होता क्या है हमारा, एंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके पास प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है? एंटेरोकाइनेज। ये जो एंजाइम है ये आपका एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है? ये एंजाइम हमारा एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। अब बात को समझो,
जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम था, ठीक है, वो किसके अंदर था? वो था आपका पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि प्रोटीन्स की डाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। तो कैसे होगी? ट्रिप्सिनोजन जो है, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, मैंने आपको बताया कि जो भी एंजाइम्स आपके इनएक्टिव फॉर्म में है उनके लास्ट में आएगा जन, GEN। तो मतलब ये जो एंजाइम है इसको होना पड़ेगा एक्टिवेट, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट होगा, जब ट्रिप्सिनोजन आपका एक्टिवेट होगा, तो ये हमारा जो है वो बदल जाएगा ट्रिप्सिन में। और इसको जो है कौन बदलेगा ट्रिप्सिन में? एंटेरोकाइनेज। कौन बदलेगा? एंटेरोकाइनेज, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या होगा? एक बार आपको पास जो है ट्रिप्सिन आपको मिल गया जो कि एक्टिव फॉर्म है, तो सब्सिक्वेंटली बाद में क्या होगा? जो ट्रिप्सिन है वो अदर एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेगा। अब हमारे पास ये थोड़ी ना था ना कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक ही एंजाइम था ट्रिप्सिनोजन, नो, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हमने पढ़े अभी। तो एक बार जब आपका ट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में बदल गया, उसको किसने बदला? उसको बदला एंटेरोकाइनेज ने। जब उसको एंटेरोकाइनेज ने बदला तो आगे जाके आपके पास क्या होगा कि अब आपको ट्रिप्सिन मिल गया है। तो ट्रिप्सिन आपका क्या करेगा? ये जो अदर एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जूस के उनको भी एक्टिवेट करेगा, जैसे कि प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जैसे कि केमोट्रिप्सिनोजन, इनको भी एक्टिवेट करेगा। तो होता क्या है? देयरफॉर द partially hydrolyzed proteins that are found in the chyme are acted upon by different proteolytic enzymes of the pancreatic juice for complete digestion। अच्छा, आप मुझे बताएंगे काइम क्या होता है? अगर किसी को पता है, व्हाट इज काइम? एक टर्म हम पढ़ते हैं बोलस। बोलस क्या होता है? फूड मिक्स्ड विद स्लाइवा, ठीक है। काइम क्या होता है आपके पास? देखो, जो आपके पास पार्शली डाइजेस्टेड फूड है आपके स्टमक के अंदर, है ना, जो आपका पार्शली सेमी सॉलिड या फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक के अंदर, उसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जो पार्शली हाइड्रोलाइज्ड जो प्रोटीन्स हैं जो कि आपके पास काइम के अंदर हैं, मतलब अभी वो ना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुई है, ठीक है, आर एक्टेड अपॉन बाय डिफरेंट प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। उनके ऊपर क्या होगा ना, अब पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स हैं आपकी, ठीक है। तो होगा क्या कि उनकी होनी चाहिए पूरे तरीके से डाइजेशन, तो मतलब उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो एंजाइम्स आपको वहां पर चाहिए होंगे उन एंजाइम्स को आप बोलोगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम। यहाँ पे लिटिक का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, किसी चीज का स्प्लिटिंग। लिटिक का मतलब होता है किसी चीज की स्प्लिटिंग या कोई चीज टूटना, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो कि आपके प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए सहायता कर रहे होंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, और वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स किसके अंदर थे? वो थे आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जो अभी मैंने आपको निमोनिक बताया पैन वाला, है ना। तो वो आपके थे प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स थे, वो थे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, ठीक है। तो यही आपके हेल्प करेंगे फॉर कंप्लीट डाइजेशन, फॉर कंप्लीट डाइजेशन। सो इस तरीके से होता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, है ना, और जो पैप्टोन्स हैं, जो प्रोट्यूसिस हैं, ये बदलने चाहिए डाइपेप्टाइड्स में, है ना। ये हैं बड़े कंपोनेंट्स, लार्जर कंपोनेंट, ये बदल जाएंगे छोटे कंपोनेंट्स में, डाइपेप्टाइड्स में। और इसके लिए सहायता करेंगे आपका जैसे ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, मतलब जो भी आपके एंजाइम्स हैं वो इसके लिए हेल्प करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था कि किस तरीके से पैनक्रियाटिक जूस का रोल है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार मैं रीड आउट कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इनएक्टिव एंजाइम्स टू मेक द टू मेक ए फ्यू, कुछ एक के नाम हमने पढ़े जैसे कि कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस एंड अमाइलेज which play a crucial role in the process of protein digestion. How the digestion of proteins take place? Enterokinase and enzymes which is produced by the intestinal mucosa. This enzyme activates the trypsinogen into the trypsin.
Trypsinogen get activated to convert the trypsin. By which enzyme help in this? Enterokinase help in this. So subsequently trypsin activates other enzymes of the pancreatic juice such as procarboxypeptidase and chymotrypsinogen. ठीक है, यही फिर आगे जाके इनको भी एक्टिवेट करेगा, अदर जो एंजाइम्स हैं उनको भी। क्लियर है? देयरफॉर द पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स जो कि आपके पास कहाँ है, that are found in the chyme. Therefore the partially hydrolyzed proteins that are found in the chyme are acted upon by different proteolytic enzymes of the pancreatic juice for complete digestion. फिर आप लास्ट में ये बना देंगे, ये जो भी रिएक्शन है एनसीईआरटी का, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, किस में मिलेंगे? डाइपेप्टाइडेज में। कौन हेल्प करे? ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यहां तक क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स। कैन वी प्रोसीड? चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कैसे होगी डाइजेशन, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज इनिशिएटेड इन द स्टमक एंड टर्मिनेट्स। देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से। जब आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, उसमें से बनाओ कि छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है या एमसीक्यू क्या बन सकता है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है वो आपका इनिशिएट कहाँ से होता है, वो शुरू कहाँ से होता है, तो दैट इज इनिशिएटेड इन द स्टमक। स्टमक से वो स्टार्ट होगा, स्टमक से वो इनिशिएट होगा। और आपका टर्मिनेट वो कहाँ पर करेगा? टर्मिनेट करेगा, खत्म होगा आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस जो कि आपके कहाँ पर प्रोड्यूस हुए, जो कि आपके प्रोड्यूस हुए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक वर्ड मैंने आपको बताया, गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो सिक्रेट करेंगी, सिक्रेशंस करेंगी। सो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक इज रेफर टू एज द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। मतलब ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस जो कि प्रोड्यूस किए जाएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं? वो प्रेजेंट हैं वॉल्स ऑफ द स्टमक में। वो कहाँ प्रेजेंट हैं? वो हैं आपकी वॉल्स ऑफ स्टमक में प्रेजेंट। सो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि आपके प्रोड्यूस होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, विच आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे, उस डाइजेस्टिव जूस को हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्लियर? सो द फूड दैट मूव्स इनटू द स्टमक टर्न्स एसिडिक। अब क्या होगा कि वो जो भी फूड है, जो भी खाना हमने लिया, जो भी फूड है, जब वो स्टमक तक मूव करेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। वो एसिडिक क्यों हो जाएगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो है वहां पर है स्टमक के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस किया है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है आपका एसिडिक है। तो अगर खाना वहां पर आ रहा है, स्टमक तक पहुंच रहा है, फूड दैट इज मूविंग इनटू द स्टमक, तो वो भी आपका एसिडिक हो जाएगा। सो व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस, सिंपली जब वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ आपका फूड, तो वो कैसा हो गया? वो अपने पास हो गया एसिडिक। सो द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस आर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? अभी ये क्वेश्चन भी किया था हमने, रेनिन, पैप्सिनोजन, म्यूकस कुछ वाटरी सब्सटेंस है उसके अंदर, ठीक है, एंड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और याद रखना HCl का रोल मैंने किस चीज में बताया? पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए रोल है HCl का। पैप्सिनोजन को पैप्सिन में बदलने के लिए रोल है आपके HCl का। क्लियर? तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, वो लिक्विफाई करता है और डिसॉल्व करता है फूड बाइट्स को, जनरेटिंग एन एसिडिक मीडियम। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जैसे आपका जो सॉलिड फूड है ना, जो आपके सॉलिड जो फूड बाइट्स हैं उनको डिसॉल्व करने का काम, उनको लिक्विफाई करने का काम, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिसॉल्व भी तो होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए, ठीक है, तो उसको लिक्विफाई करने का काम, उसको डिसॉल्व करने का काम है HCl का, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो HCl है ये क्या करता है, ये जनरेट करता है एक एसिडिक मीडियम को, और वो एसिडिक मीडियम जो है वो जरूरी है टू कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पैप्सिन, वो जरूरी है टू कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पैप्सिन। सो पैप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड इज सिक्रेटेड एज पैप्सिनोजन। पैप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और सिक्रेट होता है एज द पैप्सिनोजन, ठीक है। पैप्सिनोजन लेकिन पैप्सिनोजन आपका इनएक्टिव फॉर्म है, दैट इज इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म which gets activated by the action of hydrochloric acid। ये आगे जाके आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इसके लिए सहायता करेगा HCl, अभी बताया। दिस एक्टिवेटेड पैप्सिन, ये जो एक्टिवेटेड पैप्सिन है, मान लेते हैं कि चलो हमारा जो पैप्सिन है वो एक्टिव है, तो ये जो एक्टिवेटेड पैप्सिन है ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को। ये मेरे प्रोटीन्स हैं, मेरे प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट किया पैप्सिन ने, ठीक है। तो ये जो पैप्सिन है ये इनको बदल देगा प्रोटियोजेज में, प्लस में इनको बदल देगा पेप्टोन्स में। किस में बदलेगा, प्रोटियोजेज में, प्लस बदल देगा इनको पेप्टोन्स में। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना अभी अभी, यहाँ पे लिखा था प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोजेज है ना, ये यही बात है, डाइपेप्टाइड्स में बदल रहे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो एक बार मैं फिर से इसको रीड आउट करती हूँ, आप देख लेना कैसे लिखेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज इनिशिएटेड इन द स्टमक एंड टर्मिनेट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव juices that are produced in the gastric glands found on the walls of the stomach is referred to as the gastric juice. The food that moves into the stomach turns acidic when it gets mixed with the gastric juice. The chief components of the gastric juices are renin, pepsinogen, mucus, and your hydrochloric acid. The hydrochloric acid liquefies or dissolves the food bites, generating an acidic medium in order to convert the pepsinogen into pepsin. Pepsin is an enzyme that digests the proteins and is secreted as pepsinogen, that is in its inactive form, which gets activated by the action of hydrochloric acid. This activated pepsin then converts proteins into, किस में convert करेगा, छोटे parts में, proteins into proteases and peptones, ठीक है। तो इस तरीके से tell me in the chat box is clear up to this, everyone got up to this? बताइए फिर आगे हम करते हैं। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, देखो क्या है, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स। बाइल आपका कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता है, ठीक है। यट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, वाई, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन के लिए जरूरी है, क्यों? कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो इसके अंदर नहीं है बाइल जूस के अंदर, लेकिन जरूरी है डाइजेशन के लिए, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, बाइल जूस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। बाइल जूस आपका जरूरी है डाइजेशन के लिए। इट इज ए डाइजेस्टिव जूस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ये जो बाइल होता है ये आपका क्या होता है, ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो ये आप याद रखेंगे। बाइल जूस के अंदर एक चार्ट बना लेंगे। बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से,
बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। आ गया आपका पूरा का पूरा चार्ट किसका, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस का, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। इट कंटेन्स bilirubin, it contains your biliverdin, it contains your biliverdin। क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, आपके बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा बाइल जूस के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं होते। बाइल आपका क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज को। लाइपेज जो है फिर सहायता करता है फैट की डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा हमने, बाइल जूस इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन। इट इज ए डाइजेस्टिव जूस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। इट कंटेन्स द, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बाइल जूस, इट कंटेन्स द बाइल पिगमेंट, bilirubin, biliverdin. It contains the bile salts, it contains cholesterol, it contains phospholipids, but no enzymes. It activates the lipase, it activates the lipase. तो होता क्या है देखो, इवन दो इट हैज नो एंजाइम्स, इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, लेकिन फिर भी इट हैज ए क्रिटिकल रोल टू प्ले इन फैट डाइजेशन। bilirubin and biliverdin are the two bile salts that is present in the बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कौन से बाइल सॉल्ट्स थे, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विच डिसइंटीग्रेट्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, सॉरी ये हमारे क्या है, बाइल पिगमेंट्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये हमारे क्या है, बाइल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो आपके लार्ज जो ग्लोब्यूल्स हैं वो आपके किस में बदल रहे हैं, वो आपके बदलेंगे जब स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ना। तो फिर मैंने आपको बताया कि जब जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो आपके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदलेंगे तो वही आपके पास जो है उससे क्या होगा, फिर पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं वो इजीली जो है उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो उसके ऊपर जो है इजीली एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सो बाइल जूस इज ऑल्सो नोन टू, इसके अलावा बाइल जूस के अंदर ऐसा क्या है कि बाइल जूस आपके मीडियम को अल्केलाइन भी बनाता है। तो जब आपका मीडियम अल्केलाइन बन जाता है, जब मीडियम अल्केलाइन बन गया तो उससे आपके पास क्या होगा, उससे आपका क्या होगा कि bile juice is also known to make the medium alkaline and is involved in the activation of the pancreatic enzymes. Yes, important. तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की भी कर रहा है ये एक्टिवेशन बाइल जूस। तो जब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन होगी, जब आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन होगी तो उसी से ही आपका क्या होगा, वो एक्ट करेंगे और आगे जाके जो फूड की डाइजेशन के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। अब बाइल सॉल्ट्स के नाम मैं आपको बताती हूँ ना, जैसे बाइल पिगमेंट्स के नाम तो मैंने आपको बताए हैं ना, बाइल सॉल्ट्स के नाम भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे बाइल सॉल्ट्स होता है आपका, जैसे कि टोरोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, ठीक है, एक हो गया आपके पास टाउरोकोलिक एसिड, दूसरा हो गया आपके पास ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड हो गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड, है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेजर जैसे बाइल सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं। तो याद रखना, और जो बाइल सॉल्ट्स है ना उनका रोल होता है आपका इसमें डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है जो मैंने आपको बताया। ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन तो आपके पास बाइल पिगमेंट्स हैं, है ना।
ये मैंने जैसे बताया ये बाइल पिगमेंट्स हैं। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए मेन रोल किसका है, बाइल सॉल्ट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ये जो मिस्टेक है इसको करेक्ट कर लेंगे आंसर में। लाइक जो बाइल सॉल्ट्स हैं, लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं ना, जो कि आपके पास बाइल जूस में है, या सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाइल जूस, द बाइल जूस कंटेन द बाइल सॉल्ट्स विच डिसइंटीग्रेट्स। ठीक है, ये चीज तो ठीक है, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं जो कि डिसइंटीग्रेट करते हैं किसको, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। लेकिन ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन तो हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आंसर बस इन शॉर्ट आप ऐसे लिखेंगे कि देयर आर द बाइल सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस विच डिसइंटीग्रेट्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइल सॉल्ट्स का रोल होता है या बाइल पिगमेंट्स का रोल होता है, तो आप टिक करेंगे बाइल सॉल्ट्स का रोल होता है किसमें, इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स कैन ब्रेक द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू द स्मॉलर वंस, इट कैन ब्रेक द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू द स्मॉलर वंस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आप सबको पता ही है डेंटल फॉर्मूला जो है ना, इसमें फिर आपको वो बताना है कि हाँ जी डेंटल फॉर्मूला सबसे पहले बताता क्या है, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द टीथ अरेंजमेंट। डेंटल फॉर्मूला की मदद से क्या बताते हैं हम, टीथ अरेंजमेंट बताते हैं इन ईच ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ। The whole formula is then multiplied by 2 in order to get the total number of teeth in the human beings। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए, इन ह्यूमंस द डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ इज गिवन बाय, क्या होता है 2102 बाई 2102। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द टोटल नंबर ऑफ टीथ, तो वो हम मिल जाते हैं 20, है ना, जो मिल्क टीथ का नंबर होता है। जो कि परमानेंट में हम क्या करते हैं 2123 बाई 2123, ये 32 होते हैं टोटल। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना यहाँ से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस लेटर ऑन एंड PDF I will provide to you in the group and you keep on preparing and revising। ठीक है, एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, ओके मोस्ट वेलकम।